नमस्कार और स्वागत है इस नए विश्लेषण में, जहां हम बात करने वाले हैं छठे मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में। एक ऐसा जटिल व्यक्तित्व जिन्होंने 49 साल तक राज किया और अपने साम्राज्य को उसके आखिरी हदों तक पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को यहाँ 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। उनके उस क्रूर उदय से लेकर साम्राज्य की आर्थिक ऊंचाइयां, रूढ़िवादी धार्मिक नीतियां, लगातार चलने वाले विद्रोह और अंत में उनकी वो विवादास्पद विरासत। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, उनका वो बेहद आक्रामक और पूरी तरह से सोचा समझा हुआ उदय। आखिर मुगल गद्दी तक उनका सफर कैसा रहा, इस कथन पर गौर करते हैं। ये साल 1633 की बात है, जब 15 साल के औरंगजेब ने बिना किसी डर के एक बिल्कुल बेकाबू युद्ध हाथी का सामना किया था। उनका कहना था कि अगर इस लड़ाई में उनकी जान भी चली जाती तो ये कोई शर्म की बात नहीं होती। सोचने वाली बात है कि इस एक घटना ने शुरुआत में ही उनकी वो निडर और कठोर छवि सबके सामने स्थापित कर दी थी। और उनकी यही कठोरता आगे चलकर और भी साफ नजर आती है। जब शाहजहां बीमार पड़े तब परिवार के अंदर ही सत्ता के लिए एक बेहद क्रूर संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब ने अपनी जबरदस्त रणनीतिक सोच के दम पर अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराया और पूरा नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने अपने ही पिता को कैद किया और दारा को मौत की सजा सुना दी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये वो दौर था जहां साम्राज्य ने बेशुमार वैश्विक संपत्ति और क्षेत्रीय विस्तार का एक नया शिखर देखा। उस दौर में मुगल साम्राज्य का आर्थिक वर्चस्व सच में चौंका देने वाला था। यहां ये आंकड़ा देखिए, 25%। औरंगजेब के शासनकाल में इनका पूरी दुनिया की जीडीपी में लगभग 25% का योगदान था। मतलब इसने उस वक्त के किंग चीन को भी पीछे छोड़ दिया था और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। कमाल की बात है। इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक तुलना पर गौर करते हैं। औरंगजेब के खजाने की वार्षिक आय उस समय करीब $450 मिलियन थी। अगर इससे उस दौर के एक और प्रसिद्ध शासक यानी फ्रांस के राजा लुई 14वीं की वार्षिक आय से तुलना करें तो ये उससे 10 गुना से भी ज्यादा थी। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। तो साल 1689 तक आते आते ये साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुका था। करीब 158 मिलियन लोग इसके अधीन थे। और ये सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। हीरो की बड़ी बड़ी खदानों से लेकर रेशम और पश्मीना के भारी निर्यात ने इस साम्राज्य को एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, उनकी धार्मिक नीतियां। एक ऐसी कट्टर रूढ़िवादी अप्रोच जो उनके पूर्वजों से बिल्कुल अलग थी और जिस पर आज भी काफी विवाद होता है। इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र भी एक शब्द है, जिजिया। 100 साल तक बंद रहने के बाद साल 1679 में इसे फिर से लगाया गया। अब जिजिया असल में गैर मुस्लिम नागरिकों पर सैन्य सेवा के बदले लगाया जाने वाला एक मिलिट्री टैक्स था। इसका मुख्य उद्देश्य था चल रहे सैन्य अभियानों के लिए धन जुटाना और रूढ़िवादी इस्लामिक विद्वानों को संतुष्ट करना। जैसा कि उम्मीद थी, इससे हिंदू जनता में काफी असंतोष फैल गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही ऐतिहासिक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ विद्रोहियों से जुड़े कुछ मंदिरों को नष्ट किया गया, वहीं दूसरी तरफ राजपूतों और मराठों को जिजिया से छूट भी दी गई और हिंदू श्रद्धास्थलों के रखरखाव के लिए अनुदान भी दिए गए। यहाँ तक कि उनके प्रशासन में 31.6% हिंदू अधिकारी थे, जो पिछले किसी भी मुगल सम्राट से कहीं ज्यादा था। ये विरोधाभास वाकई दिलचस्प है। दरअसल उनकी मंशा ये थी कि शासन पूरी तरह से कुरान और इस्लामी कानून पर चले, और इसके लिए उन्होंने सैकड़ों कानूनी विशेषज्ञों की मदद ली और फतवाए आलमगीरी नामक एक विशाल इस्लामी कानूनी संहिता तैयार करवाई। यही डॉक्यूमेंट आगे चलकर पूरे साम्राज्य को चलाने का मुख्य आधार बन गया। चलिए अब चौथे हिस्से का रुख करते हैं। ये वो वक्त था जब ये विशाल साम्राज्य अंतहीन विद्रोहों और लगातार थका देने वाले संघर्षों में बुरी तरह उलझ गया था। अगर ध्यान दें तो उनके शासनकाल का दूसरा हिस्सा बस लगातार होते विद्रोहों को दबाने में ही निकल गया। डेक्कन में मराठा विद्रोह, उत्तर में सिख विरोध, मथुरा के आसपास जाटों का आक्रोश, या फिर काबुल व्यापार मार्ग को बंद करने वाली पश्तूनों की बगावत, और राजपुताना में राठौर विद्रोह। इन सभी अलग अलग सामाजिक और सैन्य गुटों ने मिलकर मुगल केंद्रीयकरण और भारी टैक्स के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था। और इनमें से मराठा सेना की रणनीति सच में गौर करने लायक है।
उन्होंने सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई से बचते हुए लगातार हिट एंड रन वाली गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। इस तरीके से उन्होंने लगातार 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक मुगल सेना को खून के आंसू रुलाया और साम्राज्य के संसाधनों को पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया। अब यहाँ दो स्थितियों के बीच का अंतर देखते हैं। एक तरफ औरंगजेब का विशाल सैन्य कैंप था जो करीब 30 मील लंबा था, जहां 5 लाख लोग साथ चलते थे। इसका खर्चा आसमान छूटा था। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट का अपना निजी जीवन बेहद सादा था। वो अपने हाथों से टोपियां सिलते थे, कुरान की नकल उतारते थे और हैरानी की बात यह है कि मृत्यु के समय उन्होंने दान के लिए सिर्फ 300 रुपए ही छोड़े थे। और आखिर में आते हैं अपने 5वें और अंतिम हिस्से पर। साल 1707 में उनकी मृत्यु के बाद जो विरासत छूटी वो अत्यंत जटिल और बेहद विवादास्पद रही। देखिए, बड़े बड़े नए क्षेत्रों पर कब्जा तो जरूर हुआ, लेकिन दक्कन में जो लगातार युद्ध चले उन्होंने खजाने को पूरी तरह कंगाल कर दिया। इसे इतिहास में एक पिर्रिक विक्ट्री कहते हैं, यानी एक ऐसी जीत जिसका नुकसान हारने से भी कई ज्यादा था। इन लगातार लड़ाइयों ने दक्षिणी भारत की संपत्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ? साम्राज्य हद से ज्यादा फैल चुका था, बुरी तरह थक चुका था और टूटने की कगार पर था। और बस यहीं से उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हुए और मुगल शक्ति के पतन का सिलसिला शुरू हो गया। उनके आखिरी वक्त को समझने के लिए इस पत्र पर ध्यान देना जरूरी है। ये बेहद उदासी और अस्तित्व को लेकर उनके गहरे संदेह को उजागर करता है। उन्होंने लिखा था, मैं इस दुनिया में एक अजनबी की तरह आया था और एक अजनबी की तरह ही जा रहा हूं। ये शब्द दुनिया को जीतने वाले यानी आलमगीर के उस आधिकारिक खिताब के ठीक विपरीत उनके अंदर की गहरी उलझन और उनके इंसानी पहलू को बखूबी सामने लाते हैं। तो अंत में इस विश्लेषण से हमें एक बेहद जटिल विरासत का सामना करना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि एक ऐसे शासक को इतिहास किस रूप में याद रखे जिसने एक ही समय में साम्राज्य को उसकी आखिरी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, पर साथ ही उसके समूल पतन के बीज भी बो दिए। ये बातें हमें इस मुद्दे पर विचार करने को मजबूर करती हैं कि एक बेजोड़ साम्राज्य की आश्चर्यजनक उपलब्धियों को एक सख्त और असमझौता शासन की भारी कीमत के सामने कैसे तोला जाए। ये सोचने लायक एक अहम सवाल छोड़ जाता है। धन्यवाद।